तो हम रिवीजन सीरीज में सबसे पहले जो है ना ये एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी फार्मेसी डिपार्टमेंट जो है ना इसको रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को। तो इसमें आप लोगों ने बेसिक डिपार्टमेंट्स पढ़ी थी कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल का इमरजेंसी डिपार्टमेंट उसके मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ठीक है। उसमें आपने ट्राइएज एरिया पढ़ा था, रिससिटेशन एरिया पढ़ा था, फिर ट्रांजिट एरिया होना चाहिए, अंडर ऑब्जर्वेशन अगर कोई पेशेंट है, फिर माइनर सर्जरीज के लिए जो है ना ऑपरेशन थिएटर हो, और वेटिंग एरिया और एम्बुलेंसेज जो है ना वो अवेलेबल होने चाहिए। ये ट्राइएज एरिया था जिसमें हमने ग्रेडिंग की थी मोस्ट अर्जेंट से नॉन अर्जेंट जो है ना वो हमने केसेस किस तरह डील करने हैं, और किन को हमने प्रायोरिटी देनी है किन केसेस को, और किन को जो है ना हम वेट करवा सकते हैं। फिर रिससिटेशन जो है इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि रिससिटेशन जो है ना उसमें आपने वाइटल साइंस जो है ना उसको रिगेन करना होता है, ठीक है। अब रिससिटेशन के लिए जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं उसमें दो टाइप्स की रिससिटेशन थी, कार्डियोपल्मोनरी और माउथ टू माउथ रिससिटेशन। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन में आपको ऑक्सीजन के साथ डिफिब्रिलेटर चाहिए होता है, और एक रिससिटेशन कार्ड होती है जिसमें 5 ड्रॉप्स होती हैं, ठीक है। अब हर ड्रॉर में जो है ना आपने स्पेसिफिक जो है ना सप्लाईज या इक्विपमेंट्स जो है ना वो रखे होते हैं। जैसे फर्स्ट ड्रॉर जो है ना वो एयरवेज सप्लाई से रिलेटेड है, सेकंड ड्रॉर आईवी एक्सेस, थर्ड ड्रॉर में मेडिकेशंस हैं, फोर्थ में आईवी फ्लूइड्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आप लोगों ने ही मेंटेन करनी होती है, तो आप लोगों को पता हो कि किस ड्रॉर में आपने कौन सी सप्लाई रखनी है। इसके बाद ये फंक्शन रिससिटेशन एरिया की पिक्चर थी। फिर हमने जो है ना प्रोसीजर रूम देखा और एम्बुलेंस वगैरह जो होनी चाहिए यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद स्टैंडर्ड इक्विपमेंट में हमने एयरवे जो है ना या ब्रीदिंग को आपने जब रीगेन करना है या रिस्टोर करना है तो उसमें बैग वेल्व मास्क आपने पढ़ा था, चेस्ट ट्यूब, अंडर वाटर सील जो आप लोगों ने पढ़ी, फिर कॉम्बी ट्यूब, इसोफेगल जिसको हम ब्लाइंड इंसर्शन एयरवे डिवाइस कहते हैं, फिर आपने इलास्टिक और एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है उसको कैसे इंसर्ट करते हैं, इलास्टिक बम्बॉबिस का क्या इसमें रोल है, फिर लेरेंजियल मास्क एयरवे और लेरेंजियोस्कोप, ठीक है जी। फिर नेजोफेरेंजियल एयरवेज और ओरोफेरेंजियल एयरवेज यूज़ की जाती है कि आपने एयरवेज उसको ओपन रखना है, क्योंकि जब पेशेंट अनकॉन्शियस है या ऑपरेशन जो है ना उसका जो है ना वो उससे पहले आपको ये चीज़ें एयरवेज का ओपन रखना ताकि उसके ब्रीथिंग जो है ना वो सस्टेन कर सके।
फिर नेबुलाइजर से आपने नेबुलाइजर्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी, न्यूमेटिक है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। उसमें कुछ जो है ना वो अल्ट्रासोनिक वेव बेस पे जो है ना एरोसोल प्रोड्यूस करते हैं, कुछ जो है ना वो जेट नेबुलाइजर्स होते हैं। फिर सर्कुलेशन और हीमोडायनामिक्स में आपने ईसीजी मशीन, फ्लूइड वार्पर, फ्लूइड वो हमने जो ब्लड वॉल्यूम एक्सपेंडर्स हैं हमने उनको जो है ना बॉडी टेम्परेचर पे लेकर आना होता है बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग दिस फ्लूइड्स थ्रू आईवी। तो उसमें जो है ना हमारे पास क्रिस्टलाइड्स होते हैं और कोलाइड्स होते हैं। क्रिस्टलाइड्स के आपको बताया कि ग्लूकोज रिंगर सोल्यूशन रिंगर भी हो सकते हैं, सलाइन और डेक्सट्रोज। फिर हम फिर हमने स्प्लिंट्स देखे जिसमें एंकल स्प्लिंट है, फिंगर नेजल के लिए, फिर पोस्टीरियर लेग स्प्लिंट्स हैं और शुगर शुगर टंग स्प्लिंट्स। फिर मॉनिटरिंग डिवाइसेस जो है ना ये आपने इनको याद रखना है। कुछ डिवाइसेस ऐसे थे जो कि मैंने पिक्चर पे आपको शो की हुई यहाँ पर। जैसे पहला जो है ना पल्स ऑक्सीमीटर है, फिर जो है ना हमारे पास स्पाइरोमीटर है जो कि वेंटिलेशन है, और एनालाइजर जो है ना वो हमने देख लिए। कुछ मेडिसिन हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं और आपको इमरजेंसी में उसका रोल जो है ना वो पता होना चाहिए। अब मेरे ख्याल में हमें उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया जिन्होंने इसको रिवाइज करना है। तो अगर उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है तो स्टार्ट कर लें फिर इसको। जी हम ज्वाइन कर लिए लोगों ने, कोई नहीं किया? सर मैं देखता हूँ ज्वाइन होप्स के कर लिया होगा इन्होंने। जी सर ज्वाइन कर चुके हैं सर स्टूडेंट्स। ठीक है, वो कौन होंगे जी? पहले प्रेजेंटेशन ग्रुप अगर मैं मॉर्निंग का ओपन करता हूँ तो उसमें सर आप अपनी स्क्रीन शेयर बंद करें, खुद से काइंडली स्क्रीन शेयर करें। अच्छा नहीं, मेरी जो प्रेजेंटेशन है मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग सिर्फ बोल लो। ठीक है सर, हम इसी पे कर लेते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। नंबर 2 है 4, 5, 31 और 30। ठीक है जी, मैं स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये हो जी गया? सर स्टार्ट करें। जी जी बिल्कुल स्टार्ट करें। शाफत स्टार्ट करें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलिए टॉपिक है पीछे मैनेजमेंट ऑफ एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी फार्मेसी। सर नेक्स्ट करना सर जी। इसमें फर्स्ट में आता है इमरजेंसी यूनिट रिक्वायरमेंट्स। नंबर 1 पे हॉस्पिटल, इसमें 6 एरियाज हैं। नंबर 1 पे ट्राइएज एरिया, नंबर 2 पे फंक्शनल रिससिटेशन एरिया फॉर पेशेंट स्टेबलाइजेशन, नंबर 3 पे ट्रांजिट एरिया फॉर पेशेंट ऑब्जर्वेशन फॉर नॉट मोर देन 24 आवर्स। नंबर 4 पे आता है प्रोसीजर रूम फॉर माइनर केसेस, इसमें थिएटर वगैरह आ जाता है। नंबर 5 है वेटिंग एरिया और नंबर 6 पे एम्बुलेंस बे। नेक्स्ट करना जी। नेक्स्ट है ट्राइएज ग्रुप्स। इसमें ये 5 टाइप्स है। नंबर 1 पे मोस्ट अर्जेंट, इसमें आता है सीरियस एक्सीडेंट्स एंड इंजरी, हार्ट स्टॉप बीटिंग एंड स्टॉप ब्रीथिंग। नंबर 2 वेरी अर्जेंट, इसमें चेस्ट पेन, ट्रबल ब्रीथिंग एंड रियली बैडली ब्रोकन बोन्स। नंबर 3 पे आता है अर्जेंट, इसमें एस्थमा, स्टोमिक पेन्स, टेम्परेचर ओवर 40 डिग्री सेल्सियस, सिक बेबीज लेस देन 3 मंथ्स। नंबर 4 पे लेस अर्जेंट, इसमें नीड स्टिचेस, ब्रोकन एंकल और आर्म एंड सोर ईयर, थ्रोट और आई। नंबर 5 नॉट अर्जेंट, इसमें रिमूवल ऑफ स्टिचेस, गेटिंग अ प्रिस्क्रिप्शन एंड मेडिकल सर्टिफिकेट। नेक्स्ट करना। Next है resuscitation. Resuscitation is a word derived from the Latin word resuscitate, meaning to arouse again. Resuscitation is the process of correcting physiological disorders such as lack of breathing or heartbeat in an acutely ill patient. Well-known examples are cardiopulmonary resuscitation and mouth-to-mouth resuscitation. Okay, sir. End हो गया। Next. इसके बाद कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इक्विपमेंट, इसमें जो है हम सबसे पहले डिफिब्रिलेटर देखेंगे। डिफिब्रिलेटर जो है एरिथमिक पेशेंट्स को जो है
रोल नंबर 4। रोल नंबर 4, ठीक है, थैंक यू जी। आप स्टार्ट करें। Defibrillator. A defibrillator delivers a dose of electric current to the heart. This process depolarizes a large amount of the heart muscle, ending the dysrhythmia. डिफिब्रिलेटर को जो है हम एरिथमिक पेशेंट्स में यूज़ करते हैं ताकि जो है नॉर्मल हार्ट बीट को एक्वायर कर सके। इसमें जो है डिफिब्रिलेटर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है और हार्ट को प्रोवाइड किया जाता है। Subsequently, the body's natural pacemaker in the SA node of the heart is able to re-establish normal sinus rhythm. इस दौरान जो है एस नोड को चांस मिलता है कि वो दोबारा से नॉर्मल जो हार्ट बीट रेट है उसको एक्वायर कर ले। इसको CPR भी कहा जाता है। रिससिटेशन ट्रॉली कंपोनेंट्स में जो है ड्रॉर्स होते हैं जिनमें जो है डिफरेंट और उनमें जो है डिफरेंट इक्विपमेंट्स और कंपोनेंट्स होते हैं। लाइक फर्स्ट ड्रॉर में जो है एयरवे, सेकंड ड्रॉर IV एक्सेस, थर्ड ड्रॉर मेडिकेशंस, फोर्थ ड्रॉर IV फ्लूइड्स और फिफ्थ ड्रॉर जो है वो मिसलेनियस। नेक्स्ट। ओके, सॉरी सर, ये रिससिटेशन एरिया जो है फंक्शनल रिससिटेशन एरिया की जो है डायग्राम। A transient area for patient observation for not more than 24 hours. 24 hours ऑब्जर्वेशन रखने के लिए एक ट्रांजिट एरिया आता है। इसके अलावा जो है माइनर केसेस और प्रोसीजर्स के लिए थिएटर रूम होता है और एम्बुलेंस बे होता है। नेक्स्ट। स्टैंडर्ड इक्विपमेंट में जो है एयरवेज ब्रीथिंग बैग वॉल मास्क जिसे एम्बो बैग भी कहा जाता है और जनरली एज अ मैनुअल रिससिटेटर के तौर पे यूज किया जाता है। चेस्ट ट्यूब अंडर वाटर सील ड्रेनेज। चेस्ट ट्यूब को जो है हम करने के लिए यूज करते हैं। लंग की प्लूरल स्पेस में जो है ये कलेक्ट हो सकते हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है कि हमारा नेगेटिव प्रेशर जो है वो डिस्टर्ब होता है और लंग जो है कोलैप्स कर सकता है। इसीलिए हमें इन्हें रिमूव करने के लिए चेस्ट ट्यूब जो है यूज करते हैं। इसमें 3 जो है ट्यूब्स होती हैं, इसलिए उसको 3 ट्यूब सिस्टम भी कहा जाता है। फर्स्ट ट्यूब में जो है फ्लूइड को रिमूव किया जाता है, फ्लूइड ड्रेन करेगा और जो एयर है वो मूव करेगी पैसिव प्रोसेस के थ्रू द अदर ट्यूब। वो बैकवर्ड मूव नहीं करेगी क्योंकि वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। और सेकंड ट्यूब में जो है वो ट्यूब 2 सेंटीमीटर डिप होती है वाटर में, जिसकी वजह से एयर बबल जो है वो सील इस्केप नहीं कर सकते और अगर मूव करेंगे भी तो वो थर्ड में मूव करेंगे। और थर्ड जो है वो सक्शन प्रेशर को जो है इस्टेब्लिश करता है और उसको मॉनिटर करता है। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज हमाद लतीफ। ओके सर, जो पहला टॉपिक है वो है कॉम्बी ट्यूब, इसे एसोफेगियल ट्रेकियल एयरवे। ये ब्लाइंड इंसर्शन जो है ना, इसकी ब्लाइंड इंसर्शन होती है लाइक इसके बाद इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड एन एयरवे टू फैसिलिटेट द मैकेनिकल वेंटिलेशन ऑफ अ पेशेंट इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। डिस्टल ट्यूब्स होते हैं, इसमें एक लेयर होती है और एक जो है ना वो कलर्ड होती है, जैसे कि ब्लू कलर दिखाया गया। एंटर दी जो लेयर होती है वो एसोफेगस में एंटर करती है, जो प्रोक्सिमल ट्यूब होती है वो ब्लू जो होती है वो लेरिंग्स में एंटर करती है। इसमें जो है ना वो 2 कफ हैं, एक प्रोक्सिमल है और एक डिस्टल है। इसमें 2 ट्यूब्स हैं, एक ब्लू वाली नजर आ रही है और एक जो ट्रांसपेरेंट है। ये दोनों की जो है ना वो साइड बाय साइड मूव करती हैं और एक जो है ना वो प्रोक्सिमल कफ है और एक डिस्टल कफ है। जो प्रोक्सिमल कफ है वो इन्फ्लेट किया जाता है, जहाँ पे सॉफ्ट पैलेट होती है ना, प्लेट होती है माउथ में, वहां पे इसको इन्फ्लेट किया जाता है। और जो डिस्टल कफ होता है उसको ये उसमें एंटर होता है, ट्रेकिया में एंटर होता है, तो वहां पे इसको इन्फ्लेट किया जाता है। सर नेक्स्ट। ट्रेकिया में या एसोफेगस में? सर इसोफेगस में, सॉरी इसोफेगस में, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसोफेगस में। ओके सर, उसमें इलास्टिक गम बॉडीज और एंडोट्रेकियल ट्यूब, इसे ETT भी कहते हैं। जो है ना ये एंडोट्रेकियल ट्यूब इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रेकियल ट्यूब दैट इज नियरली ऑलवेज इंसर्टेड थ्रू द माउथ ओरोट्रेकिया और द नोज ओरोट्रेकिया। तो ये भी जो मैकेनिकल वेंटिलेशन को जो है ना सपोर्ट करने के लिए इसमें की जाती है। और ये जो इलास्टिक गम बॉडीज होती हैं ये इसकी इंसर्शन को फैसिलिटेट करने के लिए यूज की जाती हैं।
well laryngeal mask, airway, laryngoscope, various sizes जो ब्लेड, इसमें जो laryngoscope है इसमें इसके साइज डिफरेंट होते हैं डिपेंड ऑन द ब्लेड साइज, और ये जो है मैकेनिकली जो इंट्यूबेशन के लिए उस ट्यूब इंसर्शन के लिए जो है ना इसको फैसिलिटेट करने के लिए इसको यूज किया जाता है. इट इज अ मेडिकल डिवाइस दैट गिव्स द पेशेंट एयरवे ओपन ड्यूरिंग द एनेस्थीसिया और द अनकॉन्शियसनेस. A laryngoscope, very such blade is endoscope of larynx. Laryngoscope may be performed to facilitate tracheal intubation. इसमें जो ब्लेड है उसका वो पेशेंट के माउथ में एंटर किया जाता है और इससे जो एपिग्लॉटिस है उसको सपोर्ट देने के बाद इसमें जो है ना इसके थ्रू लाइट का भी इंतजाम होता है ताकि उसको करने के लिए, और उसके बाद इसके थ्रू जो इंट्यूबेशन के लिए जो ट्यूब है वो इंसर्ट की जाती है, उसके बाद इसको वापस निकाली जाता है जबकि ट्यूब वहाँ पे स्टे करती है जो कि एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया के लिए यूज होती है या वैसे मैकेनिकल वेंटिलेशन सपोर्ट करने के लिए. नेजोफेरेंजियल एयरवे ये ऐसे पेशेंट्स में यूज किया जाता है जिसका जो अनकॉन्शियस होते हैं या कि उनकी जो, क्योंकि अनकॉन्शियस स्टेट में जो माउथ के मसल्स हैं वो काफी हद तक रिलैक्स कर जाते हैं, तो इसलिए जो रेस्पिरेशन को करने के लिए जो है ना ये नाक के जरिए जो है ना इंसर्ट की जाती है. नेजोफेरेंजियल ट्यूब इज अ ट्यूब दैट इज डिजाइंड टू इंसर्ट इनटू नेजल a passageway to secure an open airway when a patient becomes unconscious. The muscle in the jaw muscle relaxation can allow the tongue to slide back and obstruct the airway. ये simply इसको थोड़ा lubricate करने के बाद आपकी राइट नॉस्ट्रल या फिर लेफ्ट में भी इसको इंसर्ट किया जाता है. बस सर. Okay. Next Hawa Sadiq will present. Hawa Sadiq. Okay. Thank you. Assalamu alaikum class. I am Hawa Sadiq. I am going to present oropharyngeal airways. ये एड करती हैं ब्रीदिंग को एंड एयरवे एडजम्स होते हैं. ये एयरवे को ओपन करने के लिए हम इसे यूज करते हैं. इट डज दिस बाय प्रिवेंटिंग द टंग फ्रॉम कवरिंग द एपिग्लॉटिस, जो कि कवरिंग होती है हमारी फेरिंग्स पे. वी कुड प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम ब्रीदिंग. जिस तरह नेजोफ्रेंजियल हम यूज करते हैं नेजल पैसेज से, इसमें हम यूज करते हैं ओरल से. फॉर पर्सन बिकम अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए हम इसे यूज करते हैं क्योंकि जब पेशेंट अनकॉन्शियस होता है उसके जो जॉ के मसल होते हैं वो रिलैक्स कर जाते हैं और जो टंग है वो कवर कर देती है पैसेज को, इसलिए हम इसे यूज करते हैं. नेक्स्ट नेबुलाइजर्स. ये ड्रग डिलीवरी डिवाइस है जो कि हम यूज करते हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग. इसमें क्या होता है कि एक लिक्विड डोजेज फॉर्म होती है जिसे हम कन्वर्ट कर देते हैं मिस्ट में, और ये हम कॉमनली यूज करते हैं टू ट्रीट एस्थमा, cystic fibrosis, COPD and other respiratory diseases or disorders. They use oxygen, compressed air or ultrasonic powers to break down solution or suspension into small aerosol droplets. माउथ से हम इसे इनहेल करते हैं और ये लंग्स पे जाके लोकल एक्शन कॉज करते हैं. उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, उसमें न्यूमेटिक हैं, मैकेनिकल हैं एंड इलेक्ट्रिक है. न्यूमेटिक में जेटिंग नेबुलाइजर्स हैं, मैकेनिकल में सॉफ्ट मिस्ट इनहेलर्स हैं एंड इलेक्ट्रिक में अल्ट्रासोनिक वेव नेबुलाइजर्स हैं. न्यूमेटिक मोस्ट कॉमनली एंड इकोनॉमिकल नेबुलाइजर्स. Next. सर्कुलेशन और हेमोडायनेमिक्स के लिए हम यूज करते हैं 12 लेड ECG मशीन, ब्लड और फ्लूइड फॉर्मर्स एंड सेंट्रल वेनस कैथेटर्स. इसमें ये होता है कि हमने बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से उस फ्लूइड को रखना होता है. फ्लूइड फॉर्मर्स हम यूज करते हैं. ये हम आउटसाइड मतलब बॉडी के भी यूज कर सकते हैं, इनसाइड भी जो हैं. इसमें हम सर्जिकली ट्रॉमेटाइज पेशेंट में फिजिकली ट्रॉमेटाइज हम इसे यूज करते हैं. इनमें क्या होता है कि जो 2 प्राइमरी इनकी कैटेगरीज होती हैं फ्लूइड वार्मर्स की जो हम यूज करते हैं. टिपिकली वार्मिंग कैबिनेट्स एंड दोज दैट एक्टिवली वार्म फ्लूइड व्हाइल बीइंग एडमिनिस्टर्ड इन लाइन वार्मिंग के लिए. और वॉल्यूम एक्सपेंडर में हमारे पास इंटरवेनस थेरेपी में हम यूज करते हैं फॉर सर्कुलेशन सिस्टम में. इनकी जो 2 मेन टाइप्स हैं उसमें क्रिस्टलॉइड्स हैं और क्लोइड्स हैं. क्रिस्टलॉइड्स में हमारे पास सेलुलोज, डेक्सट्रोज, normal saline or ringer solution and collide में blood. That's it from my part. Kusia Asif will proceed now. Thank you very much. Assalamualaikum. My name is Kusia Asif and I am going to start from splints. A splint is a piece of medical equipment used to keep an injured body part from moving and to protect it from any further damage.
अगर आपके किसी के बॉडी पार्ट में कोई इंजरी हो जाए, डैमेज हो जाए, तो उसको फर्दर इंजरी और डैमेज से प्रिवेंट करने के लिए उस पार्ट को इमोबिलाइज किया जाता है, और जो इक्विपमेंट यूज किया जाता है उस पार्ट को इमोबिलाइज करने के लिए उसको स्प्लिंट कहते हैं। और स्प्लिंट जो है ज़्यादातर बोन्स, जॉइंट्स, लिम्स और मसल्स को इमोबिलाइज करने के लिए यूज होते हैं। यहाँ पे इमेजेस देख रहे हैं, ये एंकल स्प्लिंट है, और ये फिंगर स्प्लिंट, नेजल स्प्लिंट और शुगर टोंग स्प्लिंट। शुगर टोंग स्प्लिंट जो है ये रिस्ट और फोर आर्म को जो है उनकी इंजरीज और डैमेजेस को स्टेबलाइज करने के लिए बेसिकली यूज होते हैं। जो राइट साइड पे इमेज है ये सिंगल शुगर टोंग स्प्लिंट की है, और लेफ्ट पे डबल शुगर टोंग स्प्लिंट की है। सर नेक्स्ट कीजिएगा। इमरजेंसी एक्सटेंड में कुछ मॉनिटरिंग डिवाइसेस भी यूज होती हैं। उसके अंदर पल्स ऑक्सीमीटर है। पल्स ऑक्सीमीटर इसकी आप इमेज देख रहे हैं, ये जो है ये एक मेडिकल डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं पेशेंट के ब्लड के अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन को इनडायरेक्टली मेजर करने के लिए। इसके अलावा पेशेंट मॉनिटर्स होते हैं, ग्लूकोमीटर जो कि ब्लड शुगर लेवल को मेजर करने के लिए यूज होता है, और उसके बाद है ब्लड गैस इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर। और ये जो है ब्लड गैस इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर, ये यूज होता है ब्लड गैस, पीएच, इलेक्ट्रोलाइट और मेटाबोलाइट के लेवल को ब्लड के अंदर चेक करने के लिए। और इसके अलावा इसको हम लोग यूज करते हैं एबनॉर्मल मेटाबोलाइट और एबनॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट लेवल को चेक करने के लिए। और थर्मामीटर आप जानते हैं, और स्पायरोमीटर जो है ये वेंटिलेशन को मेजर करता है, एयर कितनी इनहेल हो रही है, कितनी एक्सहेल हो रही है, और इसके अलावा लंग के इनपुट और आउटपुट को चेक करने के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। और स्टेथोस्कोप का भी आपको पता है। और सिग्मोमैनोमीटर जो है ये ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है। ओके सर नेक्स्ट कीजिएगा जी। अब इमरजेंसी में कुछ मेडिसिन भी यूज होती हैं। अगर पेशेंट है उसको इंसुलिन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है तो हम उसको 50% डेक्सट्रोज देंगे। और इसके अलावा एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन एनाफिलैक्टिक शॉक में दिया जाता है। अगर ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया है तब भी हम एड्रेनालिन देते हैं। और एड्रेनालिन जो है ब्रीथिंग को इम्प्रूव कर देता है, हार्ट को स्टिमुलेट कर देता है, और अगर स्किन पे या आपके थ्रोट पे या लिप्स पे कोई स्वेलिंग हो गई है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी एड्रेनालिन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और एस्प्रिन जो है ये एक एंटीप्लेटलेट एजेंट है, और एट्रोपिन जो है एंटीकोलिनर्जिक एजेंट है जो कि हार्ट रेट को जो है इंक्रीज कर देता है। और डेक्स्ट्रॉन जो है ये हाइपोवोलीमिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। डायजेपाम जो है ये एक बेंजोडायजेपिन है, और ये एंजाइटी डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, और इसको हम लोग दूसरे ड्रग्स के साथ कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं सीजर्स के ट्रीटमेंट के लिए। डोविटामिन है, इसको हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। और हेपरिन जो है प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉट्स को। हाइड्रोलाजीन जो है ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। और हाइड्रोकोर्टिसोन, अगर इंसेक्ट ने बाइट कर लिया है या आपको कोई स्वेलिंग वगैरह हो गई है तब भी आप हाइड्रोकोर्टिसोन जो है यूज कर सकते हैं। और हाइड्रोकोर्टिसोन इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड के लेवल को इंक्रीज कर देता है। और उसके बाद है इंट्रामस्कुलर ग्लूकागोन, ये अगर पेशेंट को स्वेयर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है तो फिर तब आप ये पेशेंट को दे सकते हैं। और आईवी फिरोसिमाइड जो है ये लूप डाययूरेटिक है, इसको हार्ट फेलियर में यूज करते हैं। और डोपामीन ये हार्ट फेलियर में यूज करते हैं, आइनोट्रोपिक एजेंट है। विटामिन के जो है ये वारफेयर एंटीकोगुलेशन की वजह से जो साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं उनको रिवर्स करने के लिए यूज कर सकते हैं। और लेबिटालोल जो है ये अल्फा बीटा ब्लॉकर है, और ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, और इसको बेसिकली दूसरे ड्रग्स के साथ कॉम्बिनेशन में देकर जो है हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। और ज़ाइलोकेन जो है ये लोकल एनेस्थेटिक है। मैग्नीशियम सल्फेट एक्यूट एस्थमेटिक अटैक्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। और मैनिटोल जो है ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। मॉर्फिन पेन किलर है। नेलोक्सोन जो है अगर ओपियोइड का किसी ने मिसयूज कर लिया है तो आप इसको एज ए एंटीडोट यूज कर सकते हैं। और एंजाइना के ट्रीटमेंट के लिए नाइट्रोग्लिसरीन दे सकते हैं। और पेथिडीन जो है ये एक पेन किलर है। और प्रोपोफॉल एनेस्थेटिक है। सोडियम बाइकार्बोनेट मेटाबॉलिक एसिडोसिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। और सोलबिटामोल जो है ये ब्रोंकोडायलेटर है और एस्मा के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। ओके थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, आप लोगों की तरफ से कंप्लीट हो गया। अब इकरा सरफराज आप मुझे सुन सकते हैं? इवनिंग यार
इकरा मैंने इवनिंग को बोला होगा, अभी वो ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब आप से अभी कितने स्टूडेंट? अभी जो है वो 5 लोग हैं, खदीजा, अरोज, फातिमा, जीनत और आसिफा। ये इन्होंने 4-5। ज्वाइन किया हुआ इन्होंने? जी सर। पहले कितने के ये स्टार्ट कर दें? सर अभी स्टार्ट कर लें? हाँ जी, आपके पास 10 मिनट है बच्चे, 10-15 मिनट में बस इसको खत्म करें जल्दी जल्दी। जैसे मैंने भी आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था ना इसका, बस मेरे ख्याल में 10 मिनट भी नहीं थे, वो शायद जी 4-5 सर। हो गया था। तो आप भी इसी तरह ही कुछ कर लें, क्योंकि अब हमने एक दफ़ा तो इसको रिवाइज कर दिया है। ठीक है, ठीक है सर, मैं उनको कांटेक्ट करती हूँ और वो लोग जो है वो स्टार्ट करें। जी जी बिल्कुल। खदीजा, अमजद और फातिमा मेरे ख्याल में, और कौन थे? फातिमा, असद, खदीजा, अमजद, आसिफा, शब्बीर, अरूज, इरफान, जीनत, रसूल कोई अवेलेबल है इस टाइम? हाँ जी, इवनिंग का जो फर्स्ट ग्रुप है जिसने प्रेजेंटेशन देनी है, उसमें से कोई स्टूडेंट अवेलेबल है इस टाइम? कोई खदीजा, फातिमा, आसिफा, अरूज, जीनत? तो वो लोग आ रहे हैं, मेरी उनसे अभी बात हुई है। ओके, ठीक है।
सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हरीश। सर ये पार्ट 2 मैंने स्टार्ट करना है, तो फिर ये पार्ट 1 स्टार्ट करने से पहले ही कर दूं? आप कौन है? सर मैं फातिमा असद इवनिंग से। जी जी बच्चे आप ही कर लें स्टार्ट, ये हमारे पास अब टाइम भी अपग्रेड हाउ टू रिमूव अपग्रेड कर दिया। ठीक है, चलिए ठीक है सर। बिल्कुल स्टार्ट से करते हैं, आपको तो ये भी आता होगा। ये मैंने यस सर। इमरजेंसी कॉमेंट्स यहाँ से सर मैं 5 मिनट ठीक में है। बस आपको एक्सप्लेन करना है। ओके सर। शाबाश, स्टार्ट कर दें। सर पहले ये एक्सीडेंट, वो पार्ट 1 में जो है एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी एरिया के बारे में बताया हुआ था हॉस्पिटल के कि ये क्या क्या होते हैं, और इसके बाद जो है ये इमरजेंसी यूनिट एरियाज हैं जो हॉस्पिटल में होते हैं। ये 6 तरह के एरियाज हैं। इसमें पहला ट्रायज एरिया है, फंक्शनल रिससिटेशन एरिया है जहाँ पर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन एरिया भी होता है, और तीसरा जो है वो ट्रांजिएंट एरिया है फॉर पेशेंट ऑब्जर्वेशन के लिए, और माइनर केसेस या थिएटर के लिए जो है वो एक प्रोसीजर रूम होता है, और एक वेटिंग एरिया और एक एम्बुलेंस बे है। ग्रेट। तो जो ट्रायज एरियाज है। जी सर। नहीं, आप स्टैंडर्ड इक्विपमेंट से स्टार्ट कर दें, वो हमने समझ आ गई हमें। बस आपने जस्ट एक रिवाइज करना है, ठीक है? ओवरव्यू देना है आपने इस चैप्टर का। 5 मिनट में तो ओवरव्यू दे सकते हैं ना, आपने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करनी चीजें, ठीक है? जैसे भी आपने एक्सप्लेन ठीक है सर। एक्सप्लेन कर, बस वो ओवरव्यू देते रहे। अब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट बताएं जी, एयरवेज और ब्रीदिंग का। सर एयरवेज एंड ब्रीथिंग में ना बैग बॉल मास्क आता है। Great. इसमें जो है वो एम्बू बैग भी कहते हैं उसको, और मैनुअल रिससिटेटर भी कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो चेस्ट ट्यूब होती है या अंडर वाटर सील ड्रेनेज होती है। इसमें जो है ना पहली में जो है, और कॉम्बी ट्यूब होती है जिसमें जो एसोफेगल ट्रैकियल एयरवे के लिए जो है ना वो यूज की जाती है। इसको हम ब्लाइंड इंसर्शन एयरवे डिवाइस भी कहते हैं क्योंकि एक ट्यूब जो है वो ट्रैकिया में इंसर्ट की। जी बाकी मैं कर लेती हूँ। हाँ कर लो। नेक्स्ट कौन हमारा प्रेजेंटर? सर हदीजा मुझे। चलिए ठीक है जी, खदीजा स्टार्ट करें। सर एंडोट्रेकियल, सर लास्ट स्लाइड 1 मिनट कीजिएगा। लेकिन आपने जल्दी इसको फिनिश करना है, ठीक है बच्चे? ठीक है सर। सर जो एसोफेजियल ट्रेकियल एयरवे होती है ना, ये ब्लाइंड होती है क्योंकि इसमें डॉक्टर्स का मेजर जो यानी कि प्रॉब्लम जो नहीं आती है वो यही होती है कि जो ये ट्यूब है वो डायरेक्ट पोजीशन पे जाए, यानी कि इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ट्रेकिया में जाए और दूसरा एसोफेगस में। अगर तो इसमें डालने में गलती हो जाए तो लंग्स में जो एयरवे होती है ना उसका यानी कि जो वो पंप करते हैं एयरवे को, वो ठीक तरह से नहीं हो पाती। इसलिए सर इसके बाद नेक्स्ट करें। ओके। ये एंडोट्रेकियल ट्यूब जो होती है ना, ये भी इंसर्ट करते हैं, या तो उसको माउथ के थ्रू कर सकते हैं नेजो या नोज के थ्रू। माउथ के थ्रू हम तब करेंगे जब शॉर्ट सर्जरीज हो, और नोज के थ्रू हम तब करेंगे जब पेशेंट जो है ज्यादातर अनकॉन्शियस हो या फिर माउथ सर्जरी हो, जिसकी वजह से हमें नोज के थ्रू ये ट्यूब एंटर करनी पड़ती है। ठीक है सर नेक्स्ट प्लीज। लेरेंजियोस्कोप से इसके साइज, प्लेट्स के जो साइज होते हैं वो बहुत से वैरायटी के होते हैं। ये पेशेंट की जो एयर होती है उसको ओपन रखने के लिए यूज करते हैं ज्यादातर एनेस्थीसिया में या अनकॉन्शियसनेस में। इस प्रोसेस को हम लेरेंजियोस्कोपी कहते हैं। सर नेक्स्ट। नेज़ोफेरेंजियल एयरवेज ये ट्यूब होती है जिसको हम नेजल पैसेज में एंटर करते हैं ताकि एयरवे को ओपन किया जा सके। ये भी ज़्यादातर तब यूज़ किया जाता है जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो, क्योंकि जो टंग होती है वो बैक के साथ अटैच होती है, और अनकॉन्शियस कंडीशंस में टंग जो होती है वो एपिग्लोटिस को कवर कर सकती है और इस तरह ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है एयरवे को। ठीक है सर। सर ये नेक्स्ट जीनत का है। जी जीनत बताइए, स्टार्ट करें। ओरोफेरेंजियल एयरवे। जी सर, ओरोफेरेंजियल एयरवे हैं कि जब बंदा अनकॉन्शियस होता है तो जो जॉज के मसल्स होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, तो उसकी वजह से टंग जो होती है वो जो एपिग्लोटिस को कवर कर लेती है, लेरिंग्स को कवर कर लेती है, और जो ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होता है और एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। ठीक है। तो इस वजह से हम ओरोफेरेंजियल जो एयरवेज हैं इसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम ब्रीथिंग को जो है वो मतलब उसकी ऑब्स्ट्रक्शन को प्रिवेंट कर सकें। उसके बाद नेबुलाइजर्स हैं, ये वो डिवाइसेस हैं जो कि मेडिकेशन को द फॉर्म ऑफ मिस्ट जो है वो प्रोवाइड करती हैं लंग्स में,
और नेबुलाइजर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल भी हो सकते हैं, मैकेनिकल्स भी और न्यूमेटिक भी हो सकते हैं। जो इलेक्ट्रिकल होते हैं इसमें हम अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करते हैं, जो हमारी जो ड्रग है उसको जो मिस्ट फॉर्म में लेके आती है, जो सोल्यूशन है ना उसको स्मॉल पार्टिकल्स में लेके आती है। जो मैकेनिकल है इसमें हम निकोटीन वगैरह भी देते हैं, क्योंकि इसमें डोज एडजस्टमेंट हो जाती है। और निकोटीन अगर टैपरिंग करनी हो जब, तब हम ये मैकेनिकल यूज़ करते हैं। ये थोड़ी थोड़ी जब डोज देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो निकोटीन ख़त्म करवा देते हैं, जो स्मोकर्स वगैरह होते हैं उनके लिए। जो न्यूमेटिक है ये हम जो है इनहेल करता है पर्सन, इसमें जो है वो गैस या फिर ऑक्सीजन या फिर कोई गैस के थ्रू जो है ना हमारा सोल्यूशन स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है, मिस्ट में कन्वर्ट होता है, फिर वो लंग्स में जाता है। सर नेक्स्ट। तो ये सर्कुलेशन और हीमोडायनामिक्स इसमें क्या है कि इसमें 12 लीड ईसीजी है, ब्लड और फ्लूइड वार्मर और सेंट्रल वेनस कैथेटर। अच्छा, इसमें ये होता है कि फ्लूइड वार्मर्स वो होते हैं क्रिस्टलाइड्स और कोलाइड्स हैं। ये वो होते हैं कि जो हमने मतलब कि बॉडी में इंसर्ट करने होते हैं, लेकिन इसमें फ्लूइड वार्मर हम पहले जो फ्लूइड्स हमने बॉडी में इंसर्ट करने होते हैं उनको पहले हम वार्म कर लेते हैं, ताकि हमें जो है वो हाइपोथर्मिया को फेस ना करना पड़े, हमारा टेम्परेचर जो है बॉडी का कम ना हो जाए। तो ये दो तरह के होते हैं, या तो हम पहले से अपना जो फ्लूइड है उसको वार्म करके रखते हैं, यहाँ पे ये होता है कि जैसे जैसे एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं ना, साथ साथ में हम उसको वार्म कर लेते हैं। और वॉल्यूम एक्सपेंडर जो है ये इंट्रावेनस थेरेपी है, एक टाइप है उसकी। इसमें क्या होता है कि हम अपनी बॉडी को जो है वो जिस तरह उसके अंदर वॉल्यूम है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, ये फ्लूइड रिप्लेसमेंट के तौर पर यूज होते हैं। अब जो क्रिस्टलाइड्स हैं वो ये एक जो फ्लूइड वार्मर्स हैं वो दो तरह के, एक क्रिस्टलाइड्स हैं और एक कोलाइड्स हैं, यानी कि जो अंदर हमारी बॉडी के अंदर जाने होते हैं। क्रिस्टलाइड्स में क्या है, ग्लूकोज डेक्सट्रोज D5NS है कि डेक्सट्रोज 5% और D5W ये है कि डेक्सट्रोज इन वाटर, और नॉर्मल सलाइन और रिंगर सोल्यूशन और कोलाइड्स ब्लड, ये वो वाले हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाने होते हैं और इनको पहले हम वार्म करते हैं। नेक्स्ट। ये स्प्लिंट है, ये वो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जो बॉडी को मूवमेंट से प्रिवेंट करते हैं, ताकि जो बॉडी जो है वो फर्दर डैमेज ना हो जाए, जो ऑलरेडी डैमेज हो उसको मूवमेंट से प्रिवेंट करते हैं। मैं स्किप कर रहा हूँ। स्प्लिंट्स, सेल्फ मॉनिटरिंग डिवाइसेस, ये भी ये थोड़ा सा बता दें, जो पिक्चर्स लगी हुई है ये क्या है? जस्ट जो पिक्चर्स। जी सर, इसमें ऑक्सीमीटर है जो कि जो है ऑक्सीजन को मेजर करता है हमारे ब्लड के अंदर, और हमारे पास ग्लूकोमीटर वो होते हैं जो कि ग्लूकोज को मेजर करते हैं। उसके अलावा जो स्पायरोमीटर होता है वो हमारी जो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड होता है उसको मेजर करता है। और एनालाइजर्स वो होते हैं जो कि ब्लड गैस, पीएच, इलेक्ट्रोलाइट्स और बाकी जो मेटाबोलाइट्स होते हैं ब्लड स्पेसिमेन को उनको मेजर करते हैं। ग्रेट। अब आपके पास 1.5 मिनट है, 1 मिनट 30 सेकंड्स है, आपने इसमें खत्म करना है, वरना वीडियो जो है ना ये मतलब ये मीटिंग जो है ना हमारी ये खत्म हो जाएगी। अच्छा सर, हमारे पास इमरजेंसी में कुछ मेडिसिन होती हैं, ये सारी वो वाली मेडिसिन जो इमरजेंसी में होती हैं, मतलब और इनके यूजेस हैं यहाँ पर। डेक्सट्रोज जो होता है वो इंसुलिन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करता है। एड्रेनालिन है, एस्पिरिन, एट्रोपिन है, ये सारे इनके यूजेस नेक्स्ट दिए हैं। एट्रोपिन जो है वो ब्रेडिकार्डिया ट्रीट करता है, यानी कि किसी को टेकिकार्डिया तो उसको ब्रेडिकार्डिया करा देगा। उसके बाद जो है इसमें से 4 मेडिसिन का बता दें, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप बताएं नैलोक्सिन किस लिए यूज होती है? जी सर, नैलोक्सिन किस लिए यूज होती है इमरजेंसी? सर ये ओपियोइड्स का एंटीडोट है। एंटीडोट है, ठीक है। और फ्यूरोसिमाइड? फ्लोरामाइड? हाँ, फ्यूरोसिमाइड कब देंगे? फ्यूरोसिमाइड तो सर ये वो है जो हार्ट फेलियर में देंगे। ग्रेट, ठीक है। हार्ट फेलियर में डायूरेटिक है। मैग्नीशियम सल्फेट? मैग्नीशियम सल्फेट सर ये एक्यूट एस्थमेटिक अटैक में देते हैं। ठीक है जी। और एस्पिरिन? जी एस्पिरिन? सर ये प्लेटलेट एंटीप्लेटलेट एजेंट है। ठीक है। और प्रोपोफोल? प्रोपोफोल ये एनेस्थीसिया है आई थिंक। अच्छा जी। और एनेस्थेटिक्स पैथिडीन का एक और भी इसका सिनोनिम है या अदर नेम है इसका? किसका? पैथिडीन पेन किलर है।